हर बात पर तमाशा खड़ा करने वाला ससुराल। आरती, ये चाय तुमने बनाई है ना? इतनी फीकी क्यों है? कोई स्वाद ही नहीं आ रहा। घर में काम करते वक्त ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? माँ जी, मैंने ठीक से ही तो बनाई थी। अगर चीनी कम है तो अभी डाल देती हूँ। इतनी सी बात पर आप नाराज मत होइए। चाय की एक चुस्की ने फिर से माहौल गर्म कर दिया। और ये कोई पहली बार नहीं था और शायद आखिरी भी नहीं। इस घर में एक छोटी सी गलती को भी बड़ी बना दी जाती थी। आरती की बातें सुनकर सीमा कहती है, माँ जी ठीक कह रही हैं आरती, काम में थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसे ही रसोई बनाने की तुम्हारी आदत रही तो किसी दिन मेहमान आएंगे तो क्या कहेंगे? दीदी, रोज रोज सुनकर अच्छा नहीं लगता। मैं सीख रही हूँ, पर हर बात सबके सामने मत कहिए। थोड़ा प्यार से भी समझाया जा सकता है। सीमा को लगा जैसे उसकी बात काट दी गई हो। उसे याद आया जब वो नई नई आई थी, तब उसने कुछ नहीं कहा था, पर समय बदल गया था और बहुएं भी। अरे सुबह सुबह फिर क्या शुरू हो गया? चाय में चीनी कम है तो डाल दो ना। इतना बड़ा मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो सब मजाक ही लगता है। घर की इज्जत ऐसे नहीं बनती। छोटी छोटी लापरवाही से आदत बिगड़ती है। विमला देवी को लगता था कि सख्ती से ही केवल घर को संभाला जा सकता है। उन्हें डर था कि ढील देने से सब हाथ से निकल जाएगा, पर सख्ती कब ताने में बदल जाती है ये उन्हें भी पता नहीं चलता था। भाभी, आप हर बात दिल पर क्यों ले लेती हो? माँ तो बस सिखा रही है। इतना सोचने की क्या बात है? दिल पर ना लूं तो और क्या करूं? हर बार सबके सामने बोलना अच्छा लगता है क्या? कभी अकेले में भी समझाया जा सकता है। आरती की आवाज धीमी थी, पर उसके शब्द साफ थे। उसे गलती से ज्यादा अपमान चुभता था। हर बार उसे लगता था जैसे उसे कटघरे में खड़ा कर दिया गया हो और वो कोई बहुत बड़ी गुनहगार हो। अरे बस करो अब, रोज यही सब क्यों होता है? सुबह का समय है, शांति से रहो ना। इतनी सी बात को इतना मत बढ़ाओ। तुम्हें तो अपनी बीवी ही सही लगेगी। माँ तो गलत हो गई अब। क्या मैंने तुम्हें यही दिन देखने के लिए पाला था? विवेक की हालत हमेशा एक जैसी रहती थी। वो माँ को दुखी नहीं देख सकता था और पत्नी को रोते भी नहीं, पर उसकी चुप्पी अक्सर आग में घी का काम करती थी। वो ना बोलकर भी दोषी हो जाता था। अरे भाई, बात खत्म करो, चीनी डाल दो और चाय पी लो। इतना शोर अच्छा नहीं लगता। आप तो हमेशा टाल देते हो। घर चलाना आसान नहीं होता। मैं गलत नहीं हूँ। हरिराम जी सालों से यही देखते आ रहे थे। उन्हें पता था बात छोटी है पर आदत बड़ी है। घर में शांति उनकी ख्वाहिश थी, पर यह कभी हकीकत भी हो पाएगी इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। आरती, थोड़ा झुक जाया करो। घर में बड़े हैं, उनकी बात मान लो। इससे माहौल ठीक रहता है। कितना झुकूं दीदी? हर बार मैं ही क्यों चुप रहूं? कभी किसी ने सोचा मैं क्या महसूस करती हूँ? आरती का यह सवाल सीधा था और भारी भी। सीमा ने नजरें झुका ली। शायद उसने भी कभी यही सवाल मन में दबा दिया था। फिर मोहित ने कहा, भाभी, आप जवाब दोगी तो बात बढ़ेगी। माँ का स्वभाव ऐसा ही है, थोड़ा समझ कर चलो ना। स्वभाव के नाम पर सब सहते रहें, कभी तो कोई बोलेगा ना। हर बात पर तमाशा क्यों बनता है? कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। आरती ने वो कह दिया था जो सब सोचते थे। इस घर में आवाज उठाना ही सबसे बड़ा जुर्म था। फिर काजल ने कहा, आप बात को ज्यादा बढ़ा रही हो भाभी। माँ ने बस 2 शब्द ही तो कहे, इतना बुरा मानने की क्या जरूरत? रोज रोज 2 शब्द सुनो तो भारी लगते हैं। मैं भी इंसान हूँ, पत्थर नहीं। टूट जाती हूँ रोज रोज की बेमतलब की बातों से। आरती की आंखें हल्की सी भर आई, पर उसने आंसू गिरने नहीं दिए। उसे पता था रोने पर भी यही कहा जाएगा, ड्रामा कर रही है। फिर विवेक आरती की साइड लेते हुए विमला से कहता है, माँ, सच में हर बात पर इतना मत बोलो। अरे हम सबको थोड़ा आराम रहना चाहिए, और वैसे भी घर डर से थोड़ी चलता है। तो मैं डराती हूँ? अब तुम भी यही कहोगे?
सब मिलकर मुझे ही गलत बना दो। विमला देवी को लगा जैसे जमीन खिसक रही हो। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि बच्चे अब छोटे नहीं रहे, पर उन्हें ये बात मान लेना आसान नहीं था। फिर हरिराम विमला को समझाते हुए कहते हैं, अरे विमला, सुन भी लिया करो, बच्चे दुश्मन नहीं है तुम्हारे, घर में हंसी रहे तो अच्छा लगता है। मैं तो बस सुधार चाहती हूँ। क्या अगर मैं ना बोलूं तो घर सुधर जाएगा? अरे मेरी नीयत खराब नहीं है, मैं सबके भले के लिए ही बोलती हूँ। नीयत सच में खराब नहीं थी, पर तरीका ऐसा था कि हर दिन झगड़े में बदल जाता था। सुधार की कोशिश अक्सर अपमान बन जाती थी। आरती थोड़ी नरमी से बोली, माँ जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, बस थोड़ा प्यार से बोल दीजिए, तमाशा मत बनाया कीजिए। मुझे लगा तुम लापरवाह हो, शायद मैं ही ज्यादा बोल जाती हूँ, सोचूंगी इस बारे में। सुबह का झगड़ा वहीं थम गया, पर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। घर में पहली बार खुलकर बात हुई थी। अब देखना था क्या आदत बदलेगी या फिर अगली सुबह फिर वही तमाशा होगा। घर का डाइनिंग एरिया, रात का वक्त। रात के करीब 9 बजे थे। पूरा दिन जैसे खींचातानी में ही निकल गया था। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, पर खाने से ज्यादा चुप्पी परोसी जा रही थी। आरती, रोटी जरा जल्दी देना, सब इंतजार कर रहे हैं, आज फिर देर हो गई। दीदी, सबको रोटी एक साथ ही चाहिए, कैसे करूं? हाथ तो 2 ही हैं मेरे, थोड़ा सब्र कर लीजिए, ला रही हूं। सीमा को फिर वही पुरानी बात याद आ गई। उसने सोचा आरती धीरे काम करती है, और आरती को लगा जैसे सुबह की बात फिर शुरू होने वाली है। रात की थाली में भी शांति नहीं थी। फिर विमला तंज कसते हुए कहती है, देखा, मैंने कहा था ना, काम में कोई फुर्ती नहीं है, घर ऐसे नहीं चलता। मैं कितनी बार बोलूं? माँ, बस खाना खा लेते हैं शांति से। अरे पूरा दिन तो बस इसी उधेड़ बुन में निकल गया, अब फिर से शुरू मत करो, सब थक गए हैं वैसे भी। विवेक कोशिश कर रहा था कि बात आगे ना बढ़े। उसे डर था कि छोटी सी चिंगारी फिर आग बन जाएगी। घर में शांति बचाना अब उसका रोज का काम बन गया था। मोहित आरती की साइड लेते हुए कहने लगता है, भाभी सुबह से ही काम करने में लगी है, थोड़ा टाइम लग गया तो क्या हुआ, खाना तो अच्छा बना है। तुम्हें तो सब अच्छा लगेगा ही, समय की कीमत तुम्हें कुछ समझ आती भी है या नहीं? विमला देवी की आवाज में वही सख्ती थी। उन्हें लगता था ढील देने से सब हाथ से निकल जाएगा, पर सख्ती से रिश्ते हाथ से फिसल रहे थे। काजल भी आरती को हिदायत देते हुए कहने लगी, भाभी, दाल थोड़ी पतली है, सुबह वाली दाल फिर ना हो जाए, माँ को अच्छा नहीं लगेगा। सब शांति से खाओ। आपको तो सब अच्छा ही लगता है, मैं ही गलत दिखती हूँ। किसी को मेरी बात आखिर समझ क्यों नहीं आती? क्या मैं इतना गलत कह देती हूँ? विमला देवी के शब्दों में शिकायत थी। उन्हें सच में लगता था कि घर की जिम्मेदारी अकेले उनके कंधे पर है, पर शायद वो ये नहीं देख पा रही थी कि अब घर में और भी कंधे हैं। माँ जी, हम आपके खिलाफ नहीं हैं, बस रोज की बहस से थक जाते हैं, थोड़ा माहौल हल्का रहे तो अच्छा लगता है। मैं भी यही चाहती हूँ, हर दिन डर डर के जीना नहीं चाहती, घर में अपनापन होना ही चाहिए। टेबल पर रखी थालियां जैसे सब सुन रही थी। आज बात फिर खुल रही थी, लेकिन इस बार आवाजें थोड़ी नरम थी। शायद सबको एहसास हो रहा था कि रोज का तमाशा सबको थका रहा है। विवेक भी विमला से बड़ी नरमी के साथ कहता है, मां, हमें आपसे डर नहीं प्यार चाहिए, अगर गलती हो तो समझा दो, सबके सामने कुछ मत कहो। मैंने कभी सोचा नहीं कि तुम लोग डरते हो, मुझे लगा मैं सही कह रही हूँ, शायद मेरा तरीका ही गलत हो। यह पहली बार था जब विमला देवी ने अपनी बात में नरमी दिखाई। घर में हल्की सी उम्मीद की हवा चली। आरती ने भी पहली बार राहत महसूस की। फिर मोहित ने विमला से कहा, मां, हम सब साथ हैं, कोई आपका अपमान नहीं कर रहा, बस थोड़ा बदलाव चाहिए। हाँ माँ,
छोटी बात को बड़ा मत बनाया करो। घर हंसता हुआ ही अच्छा लगता है। रोज रोज घर में कलह बहुत अच्छी बात नहीं है। बच्चों की बातों में शिकायत नहीं, विनती थी। विमला देवी ने सबके चेहरे देखे। उन्हें लगा शायद सच में कुछ बदलना चाहिए। फिर धीरे स्वर में बोली, ठीक है, कोशिश करूंगी, हर बात पर नहीं बोलूंगी, पर तुम लोग भी ढंग से काम करना। मैं पूरी कोशिश करूंगी माँ जी। बस इतना चाहती हूँ कि बात प्यार से हो। घर घर जैसा लगे तो अच्छा है। उस रात का खाना पहली बार बिना किसी लड़ाई झगड़े के खत्म हुआ। अगली शाम घर में अजीब सी खामोशी थी। कल की बातों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। आज तय होना था कि ये घर बदलेगा या फिर वही पुराना तमाशा लौटेगा। सबको थोड़ी देर बैठना है, मुझे कुछ कहना है। आज कोई बीच में नहीं बोलेगा। हाँ मां, बोलिए, हम सब सुन रहे हैं, आप आराम से कहिए। विमला देवी के हाथ में चाय का कप था, पर आवाज में हल्की घबराहट थी। पहली बार वो शिकायत नहीं, सफाई देने जा रही थी। घर की हवा भारी थी। मुझे लगता था सख्ती से घर संभलता है। मैंने यही सीखा था अपनी सास से, पर शायद अब समय बदल गया है। समय बदलता है तो तरीके भी बदलते हैं, और घर कभी भी डर से नहीं, समझ से चलता है। हम सबको ये बात सीखना चाहिए। हरिराम जी की आवाज में ठहराव था। वो हमेशा चुप रहते थे, पर आज उनकी बात सीधी दिल में उतर रही थी। विमला देवी ने पहली बार उनकी तरफ देखा, बिना तकरार के। तभी सीमा भी बोल पड़ी, माँ जी, पापा ठीक कह रहे हैं। समय के साथ साथ बदलाव बहुत जरूरी है। हर समय एक जैसा नहीं होता। मुझसे गलती हो सकती है, पर हर बार सबके सामने आपका मुझे डांटना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। दोनों बहुओं की आवाज में शिकायत कम, दर्द ज्यादा था। ये वही दर्द था जो सालों से जमा हो रहा था। आज वो शब्द बनकर बाहर आ गया था। मोहित भी अपनी राय रखते हुए कहता है, मां, घर में बात छोटी होती है, पर जब आप ऊंची आवाज में बोलती है तो बात बड़ी हो जाती है, और इसीलिए सब डर जाते हैं। मैं भी कई बार बिना सोचे बोल देती हूँ। शायद मुझे भी अपनी आदत सुधारनी चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। काजल ने सिर झुका लिया। उसे एहसास हो रहा था कि उसकी छोटी छोटी बातों ने आग को हवा दी थी। घर का हर सदस्य कहीं ना कहीं जिम्मेदार था। फिर विवेक कहता है, मां, मैं भी चुप रहता था, सोचता था कि आप संभाल लेंगे, पर मेरी चुप्पी ने भी बात को और बढ़ा दिया। बेटा, चुप रहना भी गलती होती है। घर सबका होता है जो भी घर में रहता है, और इसीलिए जिम्मेदारी भी सबकी होनी चाहिए। विवेक ने पहली बार खुलकर अपनी बात कही। हरिराम जी ने उसे देखकर हल्की मुस्कान दी। शायद आज बेटे ने सच में घर का बोझ उठाया था। फिर विमला थोड़ी नरमी के साथ कहती है, मुझे डर था कि अगर मैं ढील दूंगी तो घर बिगड़ जाएगा, पर शायद सख्ती से ही सब दूर हो रहे थे। मैं कोशिश करूंगी बदलने की। हम भी बदलेंगे माँ जी, और सभी लोग काम बांट लेंगे। सब मिलकर करेंगे। ये पहली बार था जब मैं की जगह हम बोला गया। घर की दीवारों ने भी जैसे राहत की सांस ली। छोटी सी बात पर असर बड़ा था। फिर सीमा आगे आकर बोलती है, चलो एक नियम बनाते हैं। कोई भी बात हो सबके सामने नहीं कहेंगे, अकेले में समझाएंगे। और छोटी बात को बड़ा नहीं बनाएंगे। न थाली बजेगी न तमाशा होगा, बस बात होगी। सबके चेहरों पर हल्की मुस्कान आ गई। थाली का जिक्र होते ही सबको पिछले झगड़े याद आ गए। अब वो आवाज बंद करने का फैसला हो चुका था। काजल भी अपनी सहमति जताती है और कहती है, मैं भी कोशिश करूंगी कम बोलने की। पहले सोचूंगी फिर बोलूंगी। घर में शांति अच्छी लगती है। और मैं भी चुप नहीं रहूंगा। जहां कहीं भी गलत होगा मैं वही रोक दूंगा। ये वही घर था जहां हर बात पर तमाशा खड़ा होता था। आज वही घर खुद को समझा रहा था। बदलाव आसान नहीं था, पर शुरुआत हो चुकी थी। आज से एक नई शुरुआत। हर बात पर शोर नहीं होगा। घर को घर रहने देंगे।
बस यही चाहिए था। अब सभी लोग खाना साथ में हंसकर खाएंगे, किसी से डर कर नहीं। उस रात पहली बार टीवी की आवाज झगड़े से ऊंची थी। हंसी की हल्की गूंज पूरे घर में फैल गई। तमाशे वाला ससुराल धीरे धीरे परिवार बन रहा था। हर बात पर डांट और डर कम होगा और अपनापन बढ़ेगा। चलो अब इसी बात पर सब लोग एक साथ चाय पियेंगे। हर घर में झगड़े होते हैं, बातों का शोर भी होता है, पर जब लोग मान लें कि गलती सिर्फ एक की नहीं सबकी है, तभी घर बचता है। तमाशा बंद हो जाए तो रिश्तों की असली आवाज सुनाई देने लगती है। अरे नैना, इस कटोरे में क्या लेकर आई हो? आज कुछ घर में नया बना है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ये थोड़ा सा अचार था। अच्छा, वैसे भी खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है। रुको मैं जरा चक्कर देखता हूँ। हाँ क्यों नहीं, खाकर देखो ना। रोटी और दाल के साथ मिलाकर खाना और ज्यादा टेस्टी लगेगा। हाँ सच में काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। वैसे कहाँ से खरीद कर लाई हो इसे? अरे आप तो कुछ भी बोलते रहते हो, हर चीज खरीदने की थोड़ी होती है। इसे तो मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया था। ओह अच्छा, सच में काफी ज्यादा टेस्टी है। क्या बात है, तुम इतना टेस्टी अचार भी बनाती हो, मुझे तो आज ही पता चला। शुक्रिया जी, जो आपने मेरा अचार पसंद कर लिया। अच्छा सुनो नैना, मैं कह रहा था कि कल मेरा दोस्त नीलेश आने वाला है, तो उसके लिए खाने पीने का इंतजाम पहले से कर लेना। ठीक है जी। अगले दिन शैलेश रास्ते से ही नीलेश को लेकर घर आता है। चल यार कुछ खा पी लेते, फिर आराम से बातें कर लेंगे। हाँ क्यों नहीं। अरे नैना, टेबल पर खाना ले आओ। ठीक है जी, अभी लाई। और बता यार, भाभी ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। और तू बता, तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है यार, बस खाने पीने के प्रोडक्ट्स की शुरुआत की, देखते क्या रिस्पॉन्स आता है। ये लीजिए, और हाँ मैं आपका पसंदीदा अचार भी लेकर आई हूँ। भैया आप भी लेंगे क्या? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। अगर ये अचार शैलेश का पसंदीदा है तो एक बार मैं भी इसे चखकर जरूर देखूंगा। हाँ क्यों नहीं, लीजिए ना, मैं आपकी प्लेट में परोस देती हूँ। अरे वाह भाभी, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी अचार है। क्या बात है, आपके हाथों में तो जादू है। शुक्रिया भैया। इस तरह से नीलेश को अब अचार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वो शैलेश के घर अक्सर आया जाया करता था। एक बार जब नैना के पास अचार नहीं होता तो नीलेश उसे अचार का सारा सामान लाकर दे देता और अचार बनाने को बोलता। कुछ दिन बाद जब वो वापस अचार के लिए आता है तब भाभी आपका अचार भी ले आना, अब बड़े दिन हो गए मैंने आपके अचार को नहीं चखा। आज तो मैं आपका अचार चखकर ही जाऊंगा। जी वो लेकर ही आ रही थी। वैसे आज मैंने अचार से ज्यादा टेस्टी कुछ बनाया है। आज मटर पनीर की सब्जी और पूरी बनी है, तो अचार को छोड़िए ना, इसे खाइए। नहीं भाभी, ये सब तो मैं रोज घर में खाता हूँ, पर जो आपका अचार है उसकी बात ही अलग है। मुझे आपका अचार ही खाना है, वो बड़ा ही अच्छा लगता है। अरे यार, नीलेश जी ने मुझे तो फंसा ही दिया। अब क्या करूं, अब मेरा वाला अचार देना ही पड़ेगा। अरे क्या हुआ भाभी जी, जल्दी करो ना, मुझे आपके अचार की तलब हो रही है। इस तरह से नैना ने नीलेश को अपना अचार लाकर दे दिया, लेकिन ये वाला अचार एकदम घटिया था, जिसकी वजह से नीलेश ने उसकी बुराई कर डाली। अपनी बुराई सुनकर नैना शर्मिंदा हो गई और उसने सच बता दिया। सॉरी जी, मैंने आप दोनों से झूठ बोला था कि वो पहले वाले अचार मैंने बनाए थे। दरअसल इस बार का अचार मैंने बनाया था, इसलिए आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया। सच कहूँ तो मुझे अचार बनाने ही नहीं आता। नैना की बात सुनकर शैलेश और नीलेश को बुरा लगा। अगर पहले के अचार नैना ने नहीं बनाए थे तो किसने बनाए थे? क्या नीलेश ने अचार बनाने वाले के बारे में जानने की कोशिश की? किस तरह उन अचार बनाने वाले का जीवन नीलेश के बिजनेस का हिस्सा बन गया? आखिर कैसे एक गरीब का परिवार आम की गुठली, छिलके और शहद और आम के पन्ने से भरपूर अचार के बिजनेस से खुद का पक्का घर बना लेता है? आज की कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस कहानी को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए फ्लैशबैक में चलते हैं। अरे सुमित्रा, मैं जरा इसी गांव में पच्छम के घर जा रहा हूँ, थोड़ी देर से आ जाऊंगा, जब तक तू अपना घर का काम कर ले। अच्छा, कोई काम था क्या? हाँ, वो खेत में बीज का पता करने जा रहा था। पिछली बार उनकी फसल बहुत अच्छी हुई थी, तो हम भी इस बार उन्हीं के बीज बोएंगे। जरा बीज के बारे में ही पता करने जा रहा था मैं।
ठीक है जी, आप जाओ और हाँ जल्दी आ जाना, कहीं पूरा दिन वहीं पर मत बिता देना। हाँ ठीक है, वो जरा मेरा गमछा तो लेकर देना। आज तो नमक भी खत्म हो गया है, हल्दी और मसाला भी थोड़ा सा ही बचा है, लगता है बाजार जाना पड़ेगा। धीरज, नीरज और लोकेश तो खेत से आकर थक जाते हैं, वो कहाँ जाएंगे बाजार, मैं ही चली जाती हूँ। अरे चाची आप? हाँ बेटा, थोड़ा सामान खरीदना है तो उसी के लिए आई थी। हाँ क्यों रहे, वैसे भी चाची आज तो हर चीज में बढ़ोतरी हो गई है, पता नहीं महंगाई भी एकदम से क्यों बढ़ जाती है हैं? लेकिन आप चिंता मत करो, आपको तो बस नमक, हल्दी और कुछ मसाले ही लेने, तो ये सब में तो सिर्फ 2 रुपए का ही बढ़ोतरी आया है। ठीक है बेटा, तो मुझे एक पैकेट नमक, हल्दी, 100 ग्राम जीरा दे दो। ये लो चाची, आपका सारा सामान पैक हो गया है। ठीक है बेटा, ये ले तेरे पैसे। अब सुमित्रा अपना सामान लेकर घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन रास्ते में धूप के कारण उसे चक्कर आने जैसा लगता है। हे भगवान, ये धूप तो किसी की भी तबीयत खराब कर देगी, ऊपर से चारों तरफ गर्म हवा चल रही है। बस कुछ दूर और चलना है, फिर थोड़ा आराम कर लूंगी। पता नहीं आज चक्कर क्यों आ रहे हैं मुझे। कुछ दूर चलने के बाद अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा, ऐसा लग रहा अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो नीचे गिर जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं आगे नहीं जा सकती, मैं यहीं पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ। क्या बात है, आज माँ अभी तक खाना नहीं लेकर आई, उन्हें आने में इतनी देर क्यों लग रही है? हो सकता है वो दूसरे कामों में व्यस्त हो गई हूँ और लाना भूल गई हूँ। मैं एक काम करता हूँ, खुद ही जाकर घर से खाना लेकर आ जाता हूँ। अरे भैया क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे हो? नीरज मैं घर जा रहा हूँ, लगता है माँ अपने काम में फंस गई होंगी, तो उन्होंने शायद खाना लाने में थोड़ी देर हो जाएगी। तो एक काम करता हूँ, मैं खुद ही जाकर लेकर आता हूँ। जब तक तुम दोनों आराम से काम कर लो, मैं तुम्हारा और मेरा खाना भी लेकर थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप जब तक लेकर आइए आराम से, हम तब तक खेत के कुछ काम निपटा लेते हैं। अरे माँ तू यहाँ, क्या हुआ तुझे, तू ठीक है ना? अब बेटा मैं जरा घर के कुछ सामान लेने दुकान गई थी, आते समय थोड़ा चक्कर आने लगे थे, इसलिए यहीं पर बैठ गई। अरे अरे ये क्या बात हुई? मुझे बताना चाहिए था, गर्मी इतनी बढ़ गई है और बाहर बहुत तेज धूप है। तेरा इस उम्र में धूप में यूं आना जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर कुछ सामान लाना होता है तो हमें बता देती, कल सुबह हम खरीद लाते। अच्छा चल वो सब छोड़, चल मैं तुझे पकड़ा कर ले चलता हूँ, चल चल, हाँ आराम से चल। माँ को घर छोड़ने के बाद धीरज खाना लेकर खेत पहुँचता है। अगले दिन से सभी भाई माँ को आराम देने के लिए खुद ही खाना बनाने लगे। लेकिन अगले दिन जब सुमित्रा घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी अचानक नीचे गिर गई। कई घंटों तक वो नीचे ही पड़ी रही। अब उसके तीनों बेटे वहाँ पहुँचे तो दौड़कर उसके पास गए। हे भगवान, ये माँ को क्या हो गया? माँ यहाँ पर क्यों गिरी पड़ी है? माँ उठो माँ, क्या हुआ माँ? लगता है माँ को चक्कर आ गया है। रुको भैया, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। माँ कुछ तो बोलो, क्या हुआ है तुझे? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ भैया? क्या नहीं हो सकता? लोकेश, माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। उठो माँ, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती माँ, उठो, भगवान के लिए अपनी आंखें खोल दो माँ। हे भगवान, ये तूने क्या अटकार डाला? इन बच्चों को रोता देखकर तो मुझसे नहीं रहा जाता। अगर मैंने हिम्मत नहीं की तो ये सभी टूटकर बिखर जाएंगे, मुझे इन्हें संभालना ही होगा। माँ तुझे अचानक क्या हो गया माँ? शांत हो जाओ बेटा, जो होना था उसमें सिर्फ भगवान की ही मर्जी थी। अब होनी को कौन डाल सकता है? तुम सबको हिम्मत करनी होगी। मैं तुम्हारे पास हूँ तो तुम्हें दुखी होने की कोई बात नहीं है। कुछ समय बाद सभी ने खुद को संभाला और माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। समय बीतता गया और सभी को काम धंधे में परेशानी होने लगी। इसी के चलते बिजरपाल ने एक एक करके अपने तीनों बेटों की शादी कर दी। अब घर में 3 बहू आने के बाद जिम्मेदारियां सभी में बट गईं। एक दिन वो तीनों लकड़ियां लेने पास के ही बगीचे में जाती हैं। अरे वाह, यहाँ तो छाँव में कितनी अच्छी हवा चल रही है। कुछ देर इस पेड़ के नीचे बैठ लेते हैं, फिर लकड़ियां काट कर लेकर घर जाएंगे।
वैसे दीदी, हमारे घर में सासू माँ के ना होने से कितना सूना लगता है ना। हाँ, सो तो है। अब क्या करें, हमारे नसीब में यही घर लिखा था तो मिल गया। ठीक ही तो है हमारा नसीब। मैंने सुना है घर में सास होने पर हर काम के लिए ताने सुनने पड़ते हैं। नहीं ज्योति, हर किसी की सास एक जैसी नहीं होती। हो सकता है हमारी सास हमें बेटियों की तरह प्यार करती। अरे ये देखो दीदी, ये तो आम गिर रहे हैं। लगता है हवा की वजह से इस आम के पेड़ से आम गिरने लगे हैं। हाँ, जरा इन्हें उठाकर तो ला। चल एक एक करके चक्कर देखते हैं। आम तो अच्छे लग रहे हैं। तू भी खाना, फिर बाकी के आम घर ही ले चलते हैं। अगले दिन गांव में खबर फैली कि एक आदमी गर्मी की लू से मर गया। ये सुनकर देवरानी और जेठानी को अपने पति की चिंता होने लगी। हे भगवान, न जाने उस बेचारी की पत्नी का क्या हाल होगा। दीदी, कहीं हमारी सासू माँ को भी तो लू नहीं लग गई थी ना? हाँ, हो भी सकता है, लेकिन अब से हमें खुद और अपने परिवार का ख्याल रखना होगा। हाँ ज्योति, तू ठीक कहती है। मेरे मन में ना एक ख्याल आया है। जो आम कल हम लेकर आए थे ना, उसका पन्ना बना लेते हैं और खेत पर जाते समय हम उन्हें दे देंगे। सुना है आम का पन्ना लू लगने से बचाव करता है। हाँ दीदी, आपने सही कहा। इससे हमारी पतियों को लू भी नहीं लगेगी। ये खेतों की एक ही प्रकार की सब्जी खा खाकर तो मेरा मन ही उग गया है। अब क्या करें दीदी, हमें जो मिलता है बनाने को उसे ही बना लेते हैं। कोई बात नहीं ज्योति, अब हमारे घर की हालत वैसी नहीं है कि रोज बाजार से तरह तरह की चीजें मिल सके। हमारे आने से थोड़ा खर्चा भी तो बढ़ गया ना, तो हमें अपने पतियों की हालत को सोचकर घर में जो भी है रूखा सूखा उसी में संतुष्ट रहना होगा। ठीक कहती हो दीदी, वैसे भी पेट ही तो भरना है, इसमें क्या बहस करनी। हम सभी अपने मन को समझा ही लेंगे। अच्छा सुनो, घर में कुछ आम है ना, उनकी चटनी बना लेते हैं। हो सकता है थोड़ा मन बदल जाए। ठीक है दीदी, आप लोग खाना निकालो, मैं अभी चटनी पीस कर लाती हूँ, फिर हम एक साथ मिलकर खाएंगे। अरे वाह, ये तो बड़ी ही स्वादिष्ट चटनी बनी है। हाँ दीदी, कहाँ हम एक ही सब्जी से बोर हो गए थे, इस चटनी ने तो हमें अलग ही स्वाद चखा दिया। हाँ सही है, अब तो आम का सीजन भी चल रहा है, तो बाजार में आम सस्ते भी मिल रहे होंगे। हाँ क्यों नहीं, हम कुछ पैसे बचाकर बाजार से आम खरीद लेते हैं, फिर उनका अचार बना लेंगे। कुछ दिन बाद तीनों ने मिलकर अचार तैयार कर लिया और डिब्बे में रख दिया। लेकिन डिब्बे में रखा अचार बेस्वाद सा लग रहा था। किसी को पसंद न आने पर लोगों ने उसे मजबूरी में खाकर खत्म करना ही समझा। एक दिन ज्योति मटके का पानी सभी को देकर खुद पी रही थी। दीदी, ये जो हमारे घर का मटका है ना, किसी फ्रिज से कम नहीं है, बस इसमें बिजली का तार ही नहीं है, यही एक कमी रह गई है इसमें। अरे दीदी, आप भी ना, कहाँ फ्रिज कहाँ ये मटका। फ्रिज में हम खाना और फल रख सकते हैं और ज्यादा ठंडा पानी कर सकते हैं। इस मटके में आप उसके जैसी कौन सी बात दिख गई। सही बात है। वैसे भी अगर मटका ही फ्रिज बन जाता तो फ्रिज बनाने वाली कंपनियां क्या आम अचार डालने के लिए खुली रखती। हाँ दीदी, आपने ठीक कहा, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। हाँ भी ना दीदी, अजीबोगरीब मजाक करती रहती हो। हमारा मटका वैसे चमत्कारी है, खुद बाहर की हवा सोखकर अंदर के पानी को अपने ही ठंडा कर देता है। हवा अंदर जाने की बात से मुझे कुछ याद आया, कहीं हमारे डिब्बे वाले अचार में हवा न जाने की वजह से तो अचार नहीं खराब हो गया ना। हाँ हो भी सकता है, किसी चीज को एकदम से बंद कर दो तो उसमें बदबू तो आने ही लगती है। हाँ ये तो है, अगर हम अपना अचार मटके में बनाकर रखें और ऊपर से सूती कपड़ा से बांधें तो कैसा रहेगा। फिर तो मटके के ऊपर और चारों तरफ से उसमें हवा जाएगी, इससे अचार बदबू भी नहीं करेगा और अच्छा भी लगेगा। इस तरह से तीनों ने मिलकर इस बार ज्यादा अचार बनाया और तीनों मटकों में भरकर रख दिया। एक दिन उनकी पड़ोसन नैना मटके देखकर उनके घर के बाहर आती है। अरे मोनिका, ये तुम लोगों ने मटकों में क्या रख दिया। हाँ दीदी, ये हमने अचार बनाया था, जो उसी को थोड़ा धूप दिखा रहे हैं। अच्छा, वैसे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जरा एक चखाओ तो मुझे। हाँ दीदी, अभी देती हूँ। अरे ज्योति, जरा घर में से एक कटोरी तो लाना। हाँ दीदी, ये लो कटोरी। ये लो दीदी, खाकर देखो और हमें भी बताओ कि हमारा अचार कैसा बना है। वाह, मजा आ गया, ये तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। सच में तुम्हारा अचार तो बहुत ही अच्छा है। शुक्रिया दीदी। अच्छा सुन, अगर कोई बड़ी कटोरी हो तो उसमें जरा थोड़ा अचार और दे देना, तेरे भैया भी जरा थोड़ा सा चख लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं अभी आपको देती हूँ।
चल ठीक है मोनिका, मैं थोड़ी देर बाद तेरी कटोरी साफ करके दे जाऊंगी। नैना का परिवार मोनिका के परिवार से थोड़ा अलग था। नैना के घर में सब कुछ स्टैंडर्ड जैसा होता था। शाम को नैना ही अचार अपने पति को परोसती है। अरे नैना, इस कटोरी में क्या लेकर आई हो? आज कुछ घर में नया बना है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ये थोड़ा सा अचार था। अच्छा अच्छा, वैसे भी खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है। रुको मैं जरा चख कर देखता हूँ। हाँ क्यों नहीं, खाकर देखो ना। रोटी और दाल के साथ मिलाकर खाना और ज्यादा टेस्टी लगेगा। हाँ सच में काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। वैसे कहाँ से खरीद कर लाई हो इसे? अरे आप तो कुछ भी बोलते रहते हो, हर चीज खरीदने की थोड़ी होती है। इसे तो मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया था। ओह अच्छा, सच में काफी ज्यादा टेस्टी है। क्या बात है, तुम इतना टेस्टी अचार भी बनाती हो? मुझे तो आज ही पता चला। शुक्रिया जी, जो आपने मेरा अचार पसंद कर लिया। अच्छा सुनो नैना, मैं कह रहा था कि कल मेरा दोस्त नीलेश आने वाला है, तो उसके लिए खाने पीने का इंतजाम पहले से कर लेना। ठीक है जी। अगले दिन शैलेश रास्ते से ही नीलेश को लेकर घर आता है। चल यार कुछ खा पी लेते, फिर आराम से बातें कर लेंगे। हाँ क्यों नहीं। अरे नैना, टेबल पर खाना ले आओ। ठीक है जी, अभी लाई। और बता यार, भाभी ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। और तू बता, तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है यार, बस खाने पीने के प्रोडक्ट्स की शुरुआत की, देखते क्या रिस्पॉन्स आता है। ये लीजिए, और हाँ मैं आपका पसंदीदा अचार भी लेकर आई हूँ। भैया आप भी लेंगे क्या? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। अगर ये अचार शैलेश का पसंदीदा है तो एक बार मैं भी इसे चखकर जरूर देखूंगा। हाँ क्यों नहीं, लीजिए ना, मैं आपकी प्लेट में परोस देती हूँ। अरे वाह भाभी, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी अचार है। क्या बात है, आपके हाथों में तो जादू है। शुक्रिया भैया। इस तरह से नीलेश को अब अचार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वो शैलेश के घर अक्सर आया जाया करता था। एक बार जब नैना के पास अचार नहीं होता तो नीलेश उसे अचार का सारा सामान ला कर दे देता और अचार बनाने को बोलता। कुछ दिन बाद जब वो वापस अचार के लिए आता है तब भाभी आपका अचार भी ले आना। अब बड़े दिन हो गए मैंने आपके अचार को नहीं चखा। आज तो मैं आपका अचार चख कर ही जाऊंगा। जी वो लेकर ही आ रही थी। वैसे आज मैंने अचार से ज्यादा टेस्टी कुछ बनाया है। आज मटर पनीर की सब्जी और पूरी बनी है, तो अचार को छोड़िए ना, इसे खाइए। नहीं भाभी, ये सब तो मैं रोज घर में खाता हूँ, पर जो आपका अचार है उसकी बात ही अलग है। मुझे आपका अचार ही खाना है, वो बड़ा ही अच्छा लगता है। अरे यार, नीलेश जी ने मुझे तो फंसा ही दिया। अब क्या करूं, अब मेरा वाला अचार देना ही पड़ेगा। अरे क्या हुआ भाभी जी, जल्दी करो ना, मुझे आपके अचार की तलब हो रही है। इस तरह से नैना ने नीलेश को अपना अचार लाकर दे दिया, लेकिन ये वाला अचार एकदम घटिया था, जिसकी वजह से नीलेश ने उसकी बुराई कर डाली। अपनी बुराई सुनकर नैना शर्मिंदा हो गई और उसने सच बता दिया। सॉरी जी, मैंने आप दोनों से झूठ बोला था कि वो पहले वाले अचार मैंने बनाए थे। दरअसल इस बार का अचार मैंने बनाया था, इसलिए आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया। सच कहूँ तो मुझे अचार बनाने ही नहीं आता। उधर देवरानी और जेठानी अपने पहले अचार से बोर होकर कुछ अलग ही सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि हम अपने अचार में कुछ और नयापन लाएं क्या? क्या मतलब दीदी? मतलब कि जो हम बनाते हैं वैसा अचार तो हर कोई बना लेता है। मैं सोच रही थी कि हम अपने मसालों में कुछ और चीजें जोड़ें, जैसे उसका स्वाद और बढ़ जाए और हमें अचार बोर जैसा भी ना लगे। लेकिन हम अचार के मसाले में और क्या डाल सकते हैं? देखो, हम एक काम करते हैं, आम के छिलके को छीलकर उसे सुखाकर पीस लेते हैं और उसे मसाले में डालकर फिर अचार बनाकर देखते हैं। हाँ, एक बार तो कोशिश करने में क्या ही जाता है। लेकिन दीदी, पहले आप एक ही मटके में अपना जुगाड़ लगाकर देखो, क्या पता सभी को ऐसा अचार पसंद ना आए। हाँ, ये भी ठीक है। इस तरह से मोनिका ने एक मटके में अपने जुगाड़ वाला अचार बनाया तो लोगों ने थोड़ा बदलाव देखा। फिर कुछ दिन बाद कल्पना ने भी कुछ सोचा। दीदी, मैंने कुछ सोचा है, मैं आम की कच्ची गुठलियों को पीसकर उसे भी मसाले में मिलाकर देखती हूँ। हाँ क्यों नहीं, जब मैंने बनाकर देख लिया तो तू भी अपना कुछ बना लेना। हाँ दीदी, मैं तो सोच रही हूँ कि आपका भी अचार टेस्ट करके देख ही लेती हूँ। अरे कल्पना, तूने अपने जुगाड़ वाला अचार बनाया कि नहीं? हाँ दीदी, बना दिया, बस मैं आज खाने पर सभी को देने वाली हूँ। आप लोग भी मेरे अचार को स्वाद करके बताना। ठीक है।
आज मैंने आप सभी के लिए अपने तरीके से कुछ अलग अचार बनाया है। आप लोग टेस्ट करके जरूर बताना कि कैसा बना है। हाँ क्यों नहीं, पहले थाली में अचार तो परोसो। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। वाह भाभी, आपने तो अचार में कुछ अलग ही स्वाद बना दिया है। सच में बहुत अच्छा बना है अचार। शुक्रिया देवर जी। कुछ दिन बाद जब सभी के लिए पन्ना बन रहा था तो ज्योति सबके लिए पन्ना बनाने में बिजी थी। दीदी, आज मैं सोच रही थी कि पन्ना में थोड़ा शहद डालकर देखते हैं। मीठा डालना ठीक रहेगा क्या? दीदी, एक बार शहद वाला पन्ना पीकर देखते हैं, क्या पता पसंद आ जाए। ज्योति, तुम बना लो पन्ना। बड़ी दीदी, पहले आप ही पीकर बताओ कैसा बना है। अरे, ये तो खट्टा मीठा सा स्वाद आ रहा है। अच्छा बना है यार, एकदम वैसा ही बना है जैसे मैंने अपनी कल्पना में सोचा था। इसलिए तो मेरा नाम कल्पना है, क्योंकि तू हर बात की कल्पना ज्यादा करती है। दीदी, एक बात कहूँ, अगर मैं भी इस पन्ने से अलग हांडी में अचार बनाऊं तो? वैसे आइडिया अच्छा है, अगर तूने इस पन्ने को अचार में मिला दिया तो अलग ही स्वाद आ जाएगा। कुछ दिन बाद ज्योति ने भी अपना अचार बना डाला। उसका अचार भी सभी को बहुत पसंद आया। एक दिन अचानक नीलेश उनके घर पहुंचता है। मोनिका, कल्पना और ज्योति जी, आप ही हो ना? हाँ जी, कहिए, आप कौन? मैं आपके पड़ोस में रहने वाली नैना जी का रिश्तेदार हूँ। एक बार भाभी ने मुझे आप ही के अचार खिलाए थे। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या आप मेरे लिए अचार बनाने का काम करेंगी? दरअसल मुझे आपका अचार मार्केट में उतारना है। इसके बदले मैं आपको अच्छे पैसे दूंगा। क्या हमारे अचार के बदले हमें पैसे मिल सकते हैं? जी बिल्कुल। तभी देवरानी और जेठानी के पति भी वहाँ पहुँच जाते हैं। आप कौन? ये हमारे पड़ोसी के रिश्तेदार हैं। ये अपने बिजनेस में हमारा अचार मांग रहे हैं और बदले में हमें पैसे भी दे रहे हैं। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ जी, अगर आपको एतराज ना हो तो आपकी पत्नियां मेरे लिए काम कर सकती है। हाँ क्यों नहीं, लेकिन हमारी घर की बहुएं काम करने बाहर नहीं जाती। अरे कोई बात नहीं, आप परेशान न होइए। इन लोगों को बस घर में अचार बनाना है, बाकी सामान मैं इन्हें लाकर खुद दे दूंगा। फिर तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी बहुएं आपके लिए काम जरूर करेंगी। इस तरह से मोनिका, कल्पना और ज्योति नीलेश के बिजनेस के लिए अलग अलग वैरायटी में अचार बनाने लगे। उनके अचार के स्वाद ने लोगों का मन लुभाया और नीलेश का बिजनेस एकदम से ऊपर उठ गया। इस तरह से मोनिका, कल्पना और ज्योति महीनों का 40,000 रुपए कमाने लगी। कुछ ही समय में उनके परिवार ने नया घर बनवा लिया और गांव में आराम की जिंदगी जीने लगे। एक बहू और 1,000 नखरे। सुबह के 8 बज रहे हैं। गोकुल निवास की रसोई में मीना पसीने से तरबतर होकर नाश्ता बना रही है, जबकि डाइनिंग टेबल पर सरोज देवी अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाए बहू के आने का इंतजार कर रही है और कहती है, मीना, आज फिर 8 बज गए। वो महारानी अभी तक सोकर नहीं उठी क्या? सूरज सिर पर आ गया है और हमारी नई बहू के नखरे खत्म ही नहीं हो रहे। माँ जी, मैंने 3 बार दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से जवाब आया कि अभी ब्यूटी स्लीप चल रही है। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मैं तो तंग आ गई हूँ इसके रोज रोज के ब्यूटी स्लीप से। पता नहीं आज के जनरेशन के बच्चों को ये क्या लत लगती जा रही है। तभी सीढ़ियों से तानिया उतरती है। उसके हाथ में आईफोन है और चेहरे पर महंगा फेस मास्क। उसने रेशमी नाइट सूट पहना है, जिसे देखकर सरोज देवी का पारा चढ़ जाता है। तानिया सबसे एक ही बोलती है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वैसे मॉर्निंग तो गुड नहीं है, क्योंकि रात को एयर प्यूरिफायर ने काम करना बंद कर दिया था। मेरी स्किन कितनी डल लग रही है ना? बहू, यहाँ स्किन नहीं, रसोई की इज्जत डल हो रही है। इस घर की रस्म है कि बहू सूरज उगने से पहले उठती है और रसोई संभालती है। तुम यहाँ फेस मास्क लगाकर घूम रही हो, ये क्या तरीका है? तानिया ने बड़े नखरे से कुर्सी खींची और उस पर बैठ गई। उसने मेज पर रखी पराठों की थाली को ऐसे देखा जैसे वो कोई कचरा हो। रमेश जी ने अखबार के पीछे से नजरें घुमाई। फिर तानिया नखरे भरे अंदाज में कहती है, ओह माय गॉड, ये तेल से लथपथ पराठे। मम्मी जी, क्या आप मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की साजिश कर रही हैं? मुझे तो एवोकाडो टोस्ट और ओट्स मिल्क चाहिए। इतना ऑयली नाश्ता मैं नहीं कर सकती, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी।
बेटा, हमारे घर में तो पीढ़ियों से यही नाश्ता बन रहा है। और ये ओट्स मिल्क क्या होता है? दूध तो गाय देती है, ये ओट्स कहां से दूध देने लगे? आर्यन चुपचाप अपनी प्लेट में नजरें गड़ाए बैठा था। उसे पता था कि अगर उसने मुंह खोला तो आग और भड़क जाएगी, पर सरोज देवी ने उसे बीच में घसीट ही लिया और आर्यन से कहती है, आर्यन, देख रहा है अपनी बीवी के नखरे। कल इसे मोगरे की महक से एलर्जी थी, परसों इसे मंदिर की घंटी से सिर दर्द था, और आज इसे हमारे खाने से दिक्कत है। आखिर ऐसे कैसे चलेगा बेटा? मैं तो इसके रोज रोज के नखरे से पागल हो जाऊंगी। थोड़ा समझा इसको। माँ, वो तानिया को थोड़ा वक्त लगेगा एडजस्ट होने में। तानिया प्लीज आज खा लो ना, भाभी ने बड़ी मेहनत से बनाया है। देखो, अगर तुम्हें तबीयत खराब होने का डर है तो थोड़ा कम ही खाना। आर्यन की बातें सुनकर तानिया ने अपनी उंगली की टिप से पराठे को छुआ और फिर नाक सिकोड़ ली। उसने अपने फोन में कुछ टाइप किया और फिर जोर से आह भरी, जैसे उस पर कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। फिर कहने लगी, मेहनत तो जिम में भी होती है आर्यन, पर उसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कुछ भी अनहेल्दी खा लूं। मम्मी जी, मेरे लिए अलग से हिमालयन पिंक सॉल्ट मंगवा दीजिए। मुझे नॉर्मल नमक से ब्लोटिंग होती है, मैं इसे नहीं खा सकती। भाभी, नमक तो नमक होता है, अब हिमालय से मंगवाओ या समुद्र से। यहाँ 100 काम पड़े हैं और आपको नमक के रंग की चिंता है। क्या बच्चों जैसे नखरे कर रही हैं? जो भी है खा लीजिए, आखिर घर के और सभी लोग तो खा ही रहे हैं ना। तानिया ने मीना की तरफ एक तिरछी नजर डाली। उसे पता था कि मीना को जलन हो रही है, क्योंकि तानिया को काम नहीं करना पड़ रहा। दादी ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और हंसने लगी। अरे सरोज, ये तो अभी ट्रेलर है। इस बहू के पास 1000 नखरे हैं और हर नखरे की एक नई कहानी। आज नमक गुलाबी चाहिए तो कल पानी भी नीले रंग का मांगेगी। और ढूंढो रंग बिरंगी बहू। हंसी मत माँ जी। बहू, आज दोपहर को पूजा है और तुम्हें साड़ी पहनकर बैठना होगा। ये नाइट सूट और फेस मास्क उतारो और तैयार हो जाओ। तानिया ने अपनी आंखों को गोल गोल घुमाया। उसे साड़ी पहनने के नाम से ही चिढ़ थी, ऊपर से भारी गहने पहनना उसे किसी सजा से कम नहीं लग रहा था। तानिया ने फटाक से जवाब दिया, साड़ी इन दिस वेदर? मम्मी जी, मेरा फैब्रिक सेंस बहुत सेंसिटिव है। मुझे सिर्फ प्योर शिफॉन चाहिए, वो भी पेस्टल कलर्स में। ये लाल पीले बनारसी साड़ी पहनकर मैं किसी जोकर जैसी लगूंगी। मैं नहीं पहन सकती। जोकर लगो या रानी, पहननी तो वही पड़ेगी जो मैंने निकाली है। और याद रखना, अगर पूजा में तुम्हारे नखरे शुरू हुए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। तानिया उठी और अपने कमरे की तरफ चल दी, पर जाते जाते उसने एक और बम फोड़ दिया। उसने मेज पर रखे पानी के गिलास को देखा और फिर उसे छोड़ दिया और पानी पर तंज कसते हुए बोली, वैसे मम्मी जी, क्या इस घर का पानी कॉपर चार्ज्ड है? अगर नहीं है तो मेरा डाइजेशन खराब हो सकता है। आर्यन, मेरे लिए मटके का नहीं, एल्कलाइन वाटर मंगा दो। आज से मैं वही पीऊंगी। तानिया, अब क्या पानी भी विदेश से मंगाऊं? चुपचाप जो मिल रहा है पी लो, वरना मां मुझे घर से निकाल देगी। सरोज देवी ने अपना सिर पकड़ लिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इस नखरेबाज बहू को कैसे सुधारे। उधर रसोई में मीना बुदबुदा रही थी और तानिया अपने कमरे में जाकर अपनी सहेली को कॉल लगाने लगी और कॉल पर बात करते हुए कहती है, यार नेहा, ये घर है या कोई म्यूजियम? यहाँ तो लोग सांस भी पुराने जमाने के हिसाब से लेते हैं। मम्मी जी तो हिटलर की नानी है, हर चीज में डिसिप्लिन। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुन रही हूँ मैं, जुबान बहुत चलती है तुम्हारी। काश कि तुम्हारा हाथ भी काम में इतना ही चलता। जल्दी तैयार होकर नीचे आओ। तानिया ने फोन रखा और आईने में खुद को देखा। उसने ठान लिया था कि वो सरोज देवी के अनुशासन को अपने नखरों से मात देकर रहेगी। गोकुल निवास की शांति अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। तानिया खुद से कहती है, देखते हैं मम्मी जी, आपकी जिद जीतती है या मेरे नखरे। आज की पूजा तो यादगार बनकर ही रहेगी। अभी क्या याद रखेंगी कि कैसी बहू से पाला पड़ा है। दोपहर के 12 बज चुके थे। पंडित जी आ गए थे और पूरा घर अगरबत्ती की खुशबू से महक रहा था। सरोज देवी ने सबको नीचे बुलाया, पर तानिया का कहीं पता ही नहीं था। आर्यन, अपनी बीवी को लेकर आ। पंडित जी मुहूर्त निकाल रहे हैं। अगर वो अब भी तैयार नहीं हुई है तो मैं खुद ऊपर जाकर उसे खींच के लाऊंगी। जल्दी जा। माँ, वो आ रही है।
बस थोड़ा टचअप कर रही है। उसने कहा कि लाइटिंग के हिसाब से उसका मेकअप मैच नहीं कर रहा। तभी तानिया नीचे उतरी, पर उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने साड़ी तो पहनी थी, पर उसके साथ उसने सनग्लासेस लगा रखे थे और हाथ में एक छोटा सा बिजली वाला पंखा ले रखा था। अरे ये जजमान की पत्नी है या किसी फिल्म की शूटिंग से आई हीरोइन? अरे चश्मा उतारिए बहू, भगवान को तो कम से कम सीधा देखिए। सॉरी पंडित जी, ये यूवी रेज बहुत तेज है और मुझे माइग्रेन हो सकता है। और मम्मी जी, इस पंखे के बिना मैं 1 सेकंड नहीं बैठ सकती, मुझे गर्मी से एलर्जी है। सरोज देवी का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उन्हें लगा कि उनके खानदान की नाक कट रही है। रमेश जी ने अपनी हंसी रोकने के लिए अखबार से अपना मुंह पूरी तरह ढक लिया। तान्या, ये तमाशा बंद करो और चुपचाप यहाँ बैठो। ये पंखा और चश्मा अभी इसी वक्त हटाओ, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम इस घर की बहू हो। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। मम्मी जी, रूल्स तो रूल्स होते हैं, पर हेल्थ इज वेल्थ। अगर मैं बेहोश हो गई तो पूजा अधूरी रह जाएगी। फिर मत कहिएगा कि मैंने नखरे किए। मैं कह रही हूँ, जब मुझे दिक्कत है तो आप क्यों नहीं समझ रही हैं? दादी ने ताली बजाई और खिलखिलाकर हंसने लगी। गोकुल निवास में आज परंपरा और नखरों के बीच एक ऐसा दंगल शुरू हुआ था जिसका अंत किसी को पता नहीं था। फिर दादी कहती है, वाह रे मेरी बहू, 1000 नखरे और एक अकेली सास। सरोज, आज तो तू हार गई। इस लड़के ने तो भगवान के सामने भी अपनी शर्त रख दी। अब आगे क्या होगा, अब भगवान ही जाने। थैंक यू दादी, कम से कम आप तो मुझे समझती हैं। अब पंडित जी, मंत्र शुरू कीजिए, पर थोड़ा फास्ट। मुझे 3 बजे अपना स्किन रूटीन फॉलो करना है। अपने हेल्थ से मैं किसी भी तरह से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। सरोज देवी ने हाथ जोड़कर भगवान की तरफ देखा, जैसे वो पूछ रही हो कि उन्हें पिछले जन्म के किस पाप की सजा मिली है। तान्या ने बड़े नखरे से चश्मा थोड़ा नीचे किया और मुस्कुराकर अपनी सास की तरफ देखा। पूजा खत्म हो चुकी है, पर घर का माहौल अब भी गर्म है। सरोज देवी ने तय कर लिया है कि तान्या के नखरों का इलाज काम से ही होगा। उन्होंने अपनी बड़ी बहू मीना को किनारे ले जाकर एक गुप्त योजना बनाई और उसे अच्छे से समझाया और कहा, मीना, आज शाम का पूरा खाना तान्या बनाएगी। और हाँ, रसोई की एसी और पंखा दोनों खराब कर दो। जरा देखे इसके नखरे गर्मी में कितने टिकते हैं। जब गर्मी में खाना बनाएगी तब इसकी सारी नौटंकी खत्म हो जाएगी। माँ जी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे भी इसे हाथ लगाने की आदत नहीं है। आज आटे और पसीने में इसके स्किन का सारा ग्लो निकल जाएगा। तब समझ में आएगा कि काम करने और नखरे दिखाने में कितना अंतर होता है। शाम के 4 बज रहे हैं। तान्या अपने कमरे में नेटफ्लिक्स देख रही है। तभी सरोज देवी ने दरवाजा जोर से खटखटाया। उनके हाथ में रसोई की चाबियां थी और चेहरे पर एक विजयी मुस्कान। सरोज देवी तान्या से कहती है, बहू, आज मीना की तबीयत ठीक नहीं है और मेरे घुटनों में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। आज रात का खाना तुम्हारे हाथ का होगा। और सुनो, बाहर से ऑर्डर करने का सोचना भी मत, क्योंकि हमें बाहर का खाना खाने की आदत नहीं है। ओह गॉड, कुकिंग! मम्मी जी, किचन में तो मैं 1 सेकंड भी नहीं रुक पाऊंगी। मुझे आग की गर्मी से स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। मेरी स्किन हीट सेंसिटिव है। डॉक्टर ने आग से दूर रहने को कहा है। सरोज देवी ने तान्या की बातों को अनसुना कर दिया और उसे खींचकर रसोई में ले गई। रसोई में घुसते ही तान्या ने अपनी नाक पर रुमाल रख लिया, क्योंकि वहां उमस बहुत ज्यादा थी। वो खुद को बहुत ज्यादा असहज महसूस कर रही थी। What? यहाँ पंखा क्यों नहीं चल रहा? और ये लाइट इतनी डिम क्यों है? आर्यन, जल्दी आओ। यहाँ सरवाइव करना मेरे बस की बात नहीं है। आर्यन अभी बाजार गया है, पंखा खराब है और मैकेनिक कल आएगा। अब चुपचाप ये सब्जियां काटो और चूल्हा जलाओ, वरना रात को सबको भूखा सोना पड़ेगा। सरोज देवी बाहर जाकर सोफे पर बैठ गई और छिपकर रसोई का नजारा देखने लगी। तान्या ने बड़े नखरे से अपने रेशमी दुपट्टे को कमर में बांधा और चाकू उठाया, जैसे वो कोई तलवार हो। ये चाकू कितना बेकार है। और ये प्याज, छी, इसकी स्मेल मेरी नाक में घुस जाएगी।
मम्मी जी, क्या हमारे पास टीयर्स फ्री प्याज नहीं है? भाभी, प्याज तो रुलाने के लिए ही होते हैं। जल्दी कीजिए, वरना ससुर जी के आने का वक्त हो जाएगा और उन्हें देर से खाना पसंद नहीं है। अब नखरेबाजी बंद कीजिए। आधे घंटे बाद तान्या का बुरा हाल था। उसका फेस मास्क पसीने से बहकर उसकी गर्दन तक आ गया था। उसने गुस्से में चूल्हा जलाया, पर लाइटर काम नहीं कर रहा था क्योंकि उसे मीना ने गीला कर दिया था। तान्या परेशान होकर कहती है, हे भगवान, ये लाइटर भी डेड है। क्या इस घर में कुछ भी स्मार्ट नहीं है? मम्मी जी, मुझे माचिस से डर लगता है, इससे विस्फोट हो सकता है। मैं आग कैसे जलाऊं? कोई दिक्कत नहीं है बहू, डरो मत। माचिस जलाओ और रोटियां तवे पर डालो। और हाँ, याद रखना, रोटियां गोल होनी चाहिए, नक्शा नहीं बनाना है। तान्या ने जैसे तैसे आग जलाई और आटा गूंथना शुरू किया। उसने आटे के परत में अपनी उंगलियां डाली और उसे लगा जैसे वो किसी कीचड़ में फंस गई हो। उसके लंबे नाखून आटे से भर गए। तान्या झुंझला कर कहती है, आर्यन, देखो मेरा मैनिक्योर बर्बाद हो गया। मम्मी जी, ये आटा बहुत चिपचिपा है। क्या हम रेडीमेड रोटियां नहीं मंगवा सकते? तान्या, क्या हुआ? रसोई में इतना धुआं क्यों है? माँ, आपने इसे अकेले यहां क्यों छोड़ दिया? ये चाय भी नहीं बना पाती, फिर ये खाना कैसे बनाएगी? आर्यन को देखते ही तान्या ने रोने का नाटक शुरू कर दिया। उसने अपने आटे वाले हाथ आर्यन के सफेद शर्ट पर लगा दिए और उसके गले लग गई। सरोज देवी ये देखकर अपनी जगह से खड़ी हो गई। आर्यन, देखो मम्मी जी मुझसे लेबर वर्क करवा रही है। यहाँ पंखा भी नहीं है और ये प्यास मुझे टॉर्चर कर रही है। मेरी आईलैशेस झड़ने लगी है गर्मी से। लेबर वर्क? खाना बनाना कर्तव्य होता है बहू। और आर्यन, तू चुप रह। आज इसे खाना बनाना ही होगा। ये इसके नखरों का डिटॉक्स है। तू बीच में मत पड़। तान्या ने अचानक एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें पोंछी। उसके दिमाग में एक नया नखरा आया। उसने गैस बंद की और बड़े स्टाइल से अपनी गीली जुल्फें पोंछ ली और कहती है, ओके मम्मी जी, अगर आप चाहती है कि मैं कुक करूं तो मैं करूंगी, पर मेरा एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट है। मुझे किचन में ब्लूटूथ स्पीकर्स और एर्गोनॉमिक चेयर चाहिए, वरना मेरा पोस्चर खराब हो जाएगा। अरे भाई, ये रसोई है या जिम? बहू, जो है उसी में बना लो। हम सबको भूख लगी है, अब और कितना इंतजार करवाओगी? पापा जी, बिना म्यूजिक के मेरी पॉजिटिव एनर्जी खाने में नहीं जाएगी, और अगर खाना नेगेटिव बना तो आप सबको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। चॉइस आपकी है, जैसा कहें। दादी अपनी व्हीलचेयर पर रसोई तक आई और तान्या के आटे वाले चेहरे को देखकर जोर से ठहाका लगाया। उन्हें तान्या के पलटवार में बड़ा मजा आ रहा था। दादी बोली, सरोज, हार मान ले। तेरी बहू ने हेल्थ और हाइजीन का ऐसा खेला खेला है कि तू कुछ नहीं बोल पाएगी। चल बहू, तू बाहर जा। आज मैं सबको अपनी पसंद का पकौड़ा बनाकर खिलाऊंगी। नहीं माँ जी, आज तो ये बनाकर ही रहेगी। तान्या, जाओ और रोटियां बनाओ, वरना मैं तुम्हारा ये फोन 7 दिन के लिए जब्त कर लूंगी। तान्या का चेहरा उतर गया। फोन जब्त होने की बात सुनकर उसने तुरंत बेलन उठाया। उसने पहली रोटी बेली, ऑस्ट्रेलिया के नक्शे जैसी बनी थी। उसने उसे तवे पर डाला और जानबूझकर उसे जलने दिया। ओप्स, ये तो चारकोल फ्लेवर्ड रोटी बन गई। मम्मी जी, आजकल ये बहुत ट्रेंड में है, बॉडी को डिटॉक्स करता है। आप पहली रोटी खाएंगी? आपको अच्छी लगेगी। ये रोटी है या कोयला? तान्या, तुम जानबूझकर ये सब कर रही हो। मीना, जरा चखो तो ये इसने क्या बनाया है। माँ जी, दाल में नमक की जगह इसने पिसी हुई चीनी डाल दी है। ये कह रही है इसे खट्टा मीठा गुजराती टच दे रही है। पूरा घर तान्या के इस कुकिंग एक्सपेरिमेंट से दहल गया। सरोज देवी समझ गई कि तान्या को काम सिखाना यानी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। तान्या ने बड़े नखरे से अपना हाथ धोया और लोशन लगाने लगी। सॉरी मम्मी जी, मेरी क्रिएटिविटी शायद आप लोगों के टेस्ट से मैच नहीं करती। अब मैं जा रही हूँ अपना फेस वॉश करने। बहुत टैनिंग हो गई है। ओह गॉड। जा, चली जा। मीना, तू ही बना खाना। इस लड़की के 1000 नखरे सहना आसान नहीं है, पर इसके हाथ का खाना खाना मौत को दावत देना है।
तान्या मुस्कुराती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई और आर्यन को आंख मार दी। आर्यन ने राहत की सांस ली। सरोज देवी रसोई की चौखट पर माथा पकड़कर बैठ गई, जबकि दादी और रमेश जी दबे पांव हंस रहे थे। अरे नैना, इस कटोरे में क्या लेकर आई हो? आज कुछ घर में नया बना है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ये थोड़ा सा अचार था। अच्छा, वैसे भी खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है। रुको मैं जरा चक्कर देखता हूँ। हाँ क्यों नहीं, खाकर देखो ना। रोटी और दाल के साथ मिलाकर खाना और ज्यादा टेस्टी लगेगा। हाँ, सच में काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। वैसे कहाँ से खरीद कर लाई हो इसे? अरे आप तो कुछ भी बोलते रहते हो, हर चीज खरीदने की थोड़ी होती है। इसे तो मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया था। ओह अच्छा, सच में काफी ज्यादा टेस्टी है। क्या बात है, तुम इतना टेस्टी अचार भी बनाती हो? मुझे तो आज ही पता चला। शुक्रिया जी, जो आपने मेरा अचार पसंद कर लिया। अच्छा सुनो नैना, मैं कह रहा था कि कल मेरा दोस्त नीलेश आने वाला है, तो उसके लिए खाने पीने का इंतजाम पहले से कर लेना। ठीक है जी। अगले दिन शैलेश रास्ते से ही नीलेश को लेकर घर आता है। चल यार, कुछ खा पी लेते, फिर आराम से बातें कर लेंगे। हाँ क्यों नहीं। अरे नैना, टेबल पर खाना ले आओ। ठीक है जी, अभी लाई। और बता यार, भाभी ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। और तू बता, तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है यार, बस खाने पीने के प्रोडक्ट्स की शुरुआत की, देखते क्या रिस्पॉन्स आता है। ये लीजिए, और हाँ, मैं आपका पसंदीदा अचार भी लेकर आई हूँ। भैया आप भी लेंगे क्या? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। अगर ये अचार शैलेश का पसंदीदा है तो एक बार मैं भी इसे चखकर जरूर देखूंगा। हाँ क्यों नहीं, लीजिए ना, मैं आपकी प्लेट में परोस देती हूँ। अरे वाह भाभी, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी अचार है। क्या बात है, आपके हाथों में तो जादू है। शुक्रिया भैया। इस तरह से नीलेश को अब अचार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वो शैलेश के घर अक्सर आया जाया करता था। एक बार जब नैना के पास अचार नहीं होता तो नीलेश उसे अचार का सारा सामान लाकर दे देता और अचार बनाने को बोलता। कुछ दिन बाद जब वो वापस अचार के लिए आता है तब भाभी आपका अचार भी ले आना। अब बड़े दिन हो गए मैंने आपके अचार को नहीं चखा। आज तो मैं आपका अचार चखकर ही जाऊंगा। जी, वो लेकर ही आ रही थी। वैसे आज मैंने अचार से ज्यादा टेस्टी कुछ बनाया है। आज मटर पनीर की सब्जी और पूरी बनी है, तो अचार को छोड़िए ना, इसे खाइए। नहीं भाभी, ये सब तो मैं रोज घर में खाता हूँ, पर जो आपका अचार है उसकी बात ही अलग है। मुझे आपका अचार ही खाना है, वो बड़ा ही अच्छा लगता है। अरे यार, नीलेश जी ने मुझे तो फंसा ही दिया। अब क्या करूं? अब मेरा वाला अचार देना ही पड़ेगा। अरे क्या हुआ भाभी जी, जल्दी करो ना, मुझे आपके अचार की तलब हो रही है। इस तरह से नैना ने नीलेश को अपना अचार लाकर दे दिया, लेकिन ये वाला अचार एकदम घटिया था, जिसकी वजह से नीलेश ने उसकी बुराई कर डाली। अपनी बुराई सुनकर नैना शर्मिंदा हो गई और उसने सच बता दिया। सॉरी जी, मैंने आप दोनों से झूठ बोला था कि वो पहले वाले अचार मैंने बनाए थे। दरअसल इस बार का अचार मैंने बनाया था, इसलिए आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया। सच कहूँ तो मुझे अचार बनाने ही नहीं आता। नैना की बात सुनकर शैलेश और नीलेश को बुरा लगा। अगर पहले के अचार नैना ने नहीं बनाए थे तो किसने बनाए थे? क्या नीलेश ने अचार बनाने वाले के बारे में जानने की कोशिश की? किस तरह उन अचार बनाने वाले का जीवन नीलेश के बिजनेस का हिस्सा बन गया? आखिर कैसे एक गरीब का परिवार आम की गुठली, छिलके और शहद और आम के पन्ने से भरपूर अचार के बिजनेस से खुद का पक्का घर बना लेता है? आज की कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस कहानी को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए फ्लैशबैक में चलते हैं। अरे सुमित्रा, मैं जरा इसी गांव में पच्छम के घर जा रहा हूँ, थोड़ी देर से आ जाऊंगा, जब तक तू अपना घर का काम कर ले। अच्छा, कोई काम था क्या? हाँ, वो खेत में बीज का पता करने जा रहा था। पिछली बार उनकी फसल बहुत अच्छी हुई थी, तो हम भी इस बार उन्हीं के बीज बोएंगे। जरा बीज के बारे में ही पता करने जा रहा था मैं। ठीक है जी, आप जाओ और हाँ जल्दी आ जाना, कहीं पूरा दिन वहीं पर मत बिता देना। हाँ ठीक है, वो जरा मेरा गमछा तो लेकर देना। आज तो नमक भी खत्म हो गया है, हल्दी और मसाला भी थोड़ा सा ही बचा है। लगता है बाजार जाना पड़ेगा। धीरज, नीरज और लोकेश तो खेत से आकर थक जाते हैं, वो कहाँ जाएंगे बाजार, मैं ही चली जाती हूँ। अरे चाची आप?
हाँ बेटा, थोड़ा सामान खरीदना है तो उसी के लिए आई थी। हाँ क्यों रहे। वैसे भी चाची, आज तो हर चीज में बढ़ोतरी हो गई है। पता नहीं महंगाई भी एकदम से क्यों बढ़ जाती है हैं। लेकिन आप चिंता मत करो, आपको तो बस नमक, हल्दी और कुछ मसाले ही लेने, तो ये सब में तो सिर्फ 2 रुपए का ही बढ़ोतरी आया है। ठीक है बेटा, तो मुझे एक पैकेट नमक, हल्दी, 100 ग्राम जीरा दे दो। ये लो चाची, आपका सारा सामान पैक हो गया है। ठीक है बेटा, ये ले तेरे पैसे। अब सुमित्रा अपना सामान लेकर घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन रास्ते में धूप के कारण उसे चक्कर आने जैसा लगता है। हे भगवान, ये धूप तो किसी की भी तबीयत खराब कर देगी। ऊपर से चारों तरफ गर्म हवा चल रही है। बस कुछ दूर और चलना है, फिर थोड़ा आराम कर लूंगी। पता नहीं आज चक्कर क्यों आ रहे हैं मुझे। कुछ दूर चलने के बाद अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। ऐसा लग रहा अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो नीचे गिर जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं आगे नहीं जा सकती। मैं यहीं पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ। क्या बात है, आज माँ अभी तक खाना नहीं लेकर आई। उन्हें आने में इतनी देर क्यों लग रही है। हो सकता है वो दूसरे कामों में व्यस्त हो गई हूँ और लाना भूल गई हूँ। मैं एक काम करता हूँ, खुद ही जाकर घर से खाना लेकर आ जाता हूँ। अरे भैया क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे हो। नीरज मैं घर जा रहा हूँ, लगता है माँ अपने काम में फंस गई होंगी, तो उन्होंने शायद खाना लाने में थोड़ी देर हो जाएगी। तो एक काम करता हूँ, मैं खुद ही जाकर लेकर आता हूँ। जब तक तुम दोनों आराम से काम कर लो, मैं तुम्हारा और मेरा खाना भी लेकर थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप जब तक लेकर आइए आराम से, हम तब तक खेत के कुछ काम निपटा लेते हैं। अरे माँ, तू यहाँ क्या हुआ तुझे, तू ठीक है ना। अब बेटा, मैं जरा घर के कुछ सामान लेने दुकान गई थी। आते समय थोड़ा चक्कर आने लगे थे, इसलिए यहीं पर बैठ गई। अरे अरे, ये क्या बात हुई। मुझे बताना चाहिए था। गर्मी इतनी बढ़ गई है और बाहर बहुत तेज धूप है। तेरा इस उम्र में धूप में यूं आना जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर कुछ सामान लाना होता है तो हमें बता देती, कल सुबह हम खरीद लाते। अच्छा चल, वो सब छोड़, चल मैं तुझे पकड़ा कर ले चलता हूँ। चल चल, हाँ आराम से चल। माँ को घर छोड़ने के बाद धीरज खाना लेकर खेत पहुँचता है। अगले दिन से सभी भाई माँ को आराम देने के लिए खुद ही खाना बनाने लगे। लेकिन अगले दिन जब सुमित्रा घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी अचानक नीचे गिर गई। कई घंटों तक वो नीचे ही पड़ी रही। अब उसके तीनों बेटे वहाँ पहुँचे तो दौड़कर उसके पास गए। हे भगवान, ये माँ को क्या हो गया। माँ यहाँ पर क्यों गिरी पड़ी है। माँ उठो माँ, क्या हुआ माँ। लगता है माँ को चक्कर आ गया। रुको भैया, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। माँ कुछ तो बोलो, क्या हुआ है तुझे। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ भैया, क्या नहीं हो सकता। लोकेश, माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। उठो माँ, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती माँ। उठो, भगवान के लिए अपनी आंखें खोल दो माँ। हे भगवान, ये तूने क्या अटकार डाला। इन बच्चों को रोता देखकर तो मुझसे नहीं रहा जाता। अगर मैंने हिम्मत नहीं की तो ये सभी टूटकर बिखर जाएंगे। मुझे इन्हें संभालना ही होगा। माँ तुझे अचानक क्या हो गया माँ। शांत हो जाओ बेटा, जो होना था उसमें सिर्फ भगवान की ही मर्जी थी। अब होनी को कौन डाल सकता है। तुम सबको हिम्मत करनी होगी। मैं तुम्हारे पास हूँ तो तुम्हें दुखी होने की कोई बात नहीं है। कुछ समय बाद सभी ने खुद को संभाला और माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। समय बीतता गया और सभी को काम धंधे में परेशानी होने लगी। इसी के चलते बिजरपाल ने एक एक करके अपने तीनों बेटों की शादी कर दी। अब घर में 3 बहू आने के बाद जिम्मेदारियां सभी में बट गईं। एक दिन वो तीनों लकड़ियां लेने पास के ही बगीचे में जाती हैं। अरे वाह, यहाँ तो छाँव में कितनी अच्छी हवा चल रही है। कुछ देर इस पेड़ के नीचे बैठ लेते हैं, फिर लकड़ियां काट कर लेकर घर जाएंगे। वैसे दीदी, हमारे घर में सासू माँ के ना होने से कितना सूना लगता है ना। हाँ, सो तो है। अब क्या करें, हमारे नसीब में यही घर लिखा था तो मिल गया। ठीक ही तो है हमारा नसीब। मैंने सुना है घर में सास होने पर हर काम के लिए ताने सुनने पड़ते हैं। नहीं ज्योति, हर किसी की सास एक जैसी नहीं होती। हो सकता है हमारी सास हमें बेटियों की तरह प्यार करती
अरे ये देखो दीदी, ये तो आम गिर रहे हैं। लगता है हवा की वजह से इस आम के पेड़ से आम गिरने लगे हैं। हाँ, जरा इन्हें उठाकर तो ला। चल एक एक करके चक्कर देखते हैं। आम तो अच्छे लग रहे हैं। तू भी खाना, फिर बाकी के आम घर ही ले चलते हैं। अगले दिन गांव में खबर फैली कि एक आदमी गर्मी की लू से मर गया। ये सुनकर देवरानी और जेठानी को अपने पति की चिंता होने लगी। हे भगवान, न जाने उस बेचारी की पत्नी का क्या हाल होगा। दीदी, कहीं हमारी सासू माँ को भी तो लू नहीं लग गई थी ना? हाँ, हो भी सकता है, लेकिन अब से हमें खुद और अपने परिवार का ख्याल रखना होगा। हाँ ज्योति, तू ठीक कहती है। मेरे मन में ना एक ख्याल आया है। जो आम कल हम लेकर आए थे ना, उसका पन्ना बना लेते हैं और खेत पर जाते समय हम उन्हें दे देंगे। सुना है आम का पन्ना लू लगने से बचाव करता है। हाँ दीदी, आपने सही कहा। इससे हमारी पतियों को लू भी नहीं लगेगी। ये खेतों की एक ही प्रकार की सब्जी खा खाकर तो मेरा मन ही उग गया है। अब क्या करें दीदी, हमें जो मिलता है बनाने को उसे ही बना लेते हैं। कोई बात नहीं ज्योति, अब हमारे घर की हालत वैसी नहीं है कि रोज बाजार से तरह तरह की चीजें मिल सके। हमारे आने से थोड़ा खर्चा भी तो बढ़ गया ना, तो हमें अपने पतियों की हालत को सोचकर घर में जो भी है रूखा सूखा उसी में संतुष्ट रहना होगा। ठीक कहती हो दीदी, वैसे भी पेट ही तो भरना है, इसमें क्या बहस करनी। हम सभी अपने मन को समझा ही लेंगे। अच्छा सुनो, घर में कुछ आम है ना, उनकी चटनी बना लेते हैं। हो सकता है थोड़ा मन बदल जाए। ठीक है दीदी, आप लोग खाना निकालो, मैं अभी चटनी पीस कर लाती हूँ, फिर हम एक साथ मिलकर खाएंगे। अरे वाह, ये तो बड़ी ही स्वादिष्ट चटनी बनी है। हाँ दीदी, कहाँ हम एक ही सब्जी से बोर हो गए थे, इस चटनी ने तो हमें अलग ही स्वाद चखा दिया। हाँ सही है, अब तो आम का सीजन भी चल रहा है, तो बाजार में आम सस्ते भी मिल रहे होंगे। हाँ क्यों नहीं, हम कुछ पैसे बचाकर बाजार से आम खरीद लेते हैं, फिर उनका अचार बना लेंगे। कुछ दिन बाद तीनों ने मिलकर अचार तैयार कर लिया और डिब्बे में रख दिया। लेकिन डिब्बे में रखा अचार बेस्वाद सा लग रहा था। किसी को पसंद न आने पर लोगों ने उसे मजबूरी में खाकर खत्म करना ही समझा। एक दिन ज्योति मटके का पानी सभी को देकर खुद पी रही थी। दीदी, ये जो हमारे घर का मटका है ना, किसी फ्रिज से कम नहीं है, बस इसमें बिजली का तार ही नहीं है, यही एक कमी रह गई है इसमें। अरे दीदी, आप भी ना, कहाँ फ्रिज कहाँ ये मटका। फ्रिज में हम खाना और फल रख सकते हैं और ज्यादा ठंडा पानी कर सकते हैं। इस मटके में आप उसके जैसी कौन सी बात दिख गई? सही बात है। वैसे भी अगर मटका ही फ्रिज बन जाता तो फ्रिज बनाने वाली कंपनियां क्या आम अचार डालने के लिए खुली रखती? हाँ दीदी, आपने ठीक कहा, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। हाँ भी ना दीदी, अजीबोगरीब मजाक करती रहती हो। हमारा मटका वैसे चमत्कारी है, खुद बाहर की हवा सोखकर अंदर के पानी को अपने ही ठंडा कर देता है। हवा अंदर जाने की बात से मुझे कुछ याद आया। कहीं हमारे डिब्बे वाले अचार में हवा न जाने की वजह से तो अचार नहीं खराब हो गया ना? हाँ, हो भी सकता है। किसी चीज को एकदम से बंद कर दो तो उसमें बदबू तो आने ही लगती है। हाँ ये तो है, अगर हम अपना अचार मटके में बनाकर रखें और ऊपर से सूती कपड़ा से बांधें तो कैसा रहेगा? फिर तो मटके के ऊपर और चारों तरफ से उसमें हवा जाएगी, इससे अचार बदबू भी नहीं करेगा और अच्छा भी लगेगा। इस तरह से तीनों ने मिलकर इस बार ज्यादा अचार बनाया और तीनों मटकों में भरकर रख दिया। एक दिन उनकी पड़ोसन नैना मटके देखकर उनके घर के बाहर आती है। अरे मोनिका, ये तुम लोगों ने मटकों में क्या रख दिया? हाँ दीदी, ये हमने अचार बनाया था, जो उसी को थोड़ा धूप दिखा रहे हैं। अच्छा, वैसे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जरा एक चखाओ तो मुझे। हाँ दीदी, अभी देती हूँ। अरे ज्योति, जरा घर में से एक कटोरी तो लाना। हाँ दीदी, ये लो कटोरी। ये लो दीदी, खाकर देखो और हमें भी बताओ कि हमारा अचार कैसा बना है। वाह, मजा आ गया, ये तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। सच में तुम्हारा अचार तो बहुत ही अच्छा है। शुक्रिया दीदी। अच्छा सुन, अगर कोई बड़ी कटोरी हो तो उसमें जरा थोड़ा अचार और दे देना, तेरे भैया भी जरा थोड़ा सा चख लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं अभी आपको देती हूँ। चल ठीक है मोनिका, मैं थोड़ी देर बाद तेरी कटोरी साफ करके दे जाऊंगी। नैना का परिवार मोनिका के परिवार से थोड़ा अलग था। नैना के घर में सब कुछ स्टैंडर्ड जैसा होता था। शाम को नैना ही अचार अपने पति को परोसती है। अरे नैना, इस कटोरी में क्या लेकर आई हो? आज कुछ घर में नया बना है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ये थोड़ा सा अचार था।
अच्छा अच्छा, वैसे भी खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है। रुको मैं जरा चख कर देखता हूँ। हाँ क्यों नहीं, खाकर देखो ना। रोटी और दाल के साथ मिलाकर खाना और ज्यादा टेस्टी लगेगा। हाँ सच में काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। वैसे कहाँ से खरीद कर लाई हो इसे? अरे आप तो कुछ भी बोलते रहते हो, हर चीज खरीदने की थोड़ी होती है। इसे तो मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया था। ओह अच्छा, सच में काफी ज्यादा टेस्टी है। क्या बात है, तुम इतना टेस्टी अचार भी बनाती हो, मुझे तो आज ही पता चला। शुक्रिया जी, जो आपने मेरा अचार पसंद कर लिया। अच्छा सुनो नैना, मैं कह रहा था कि कल मेरा दोस्त नीलेश आने वाला है, तो उसके लिए खाने पीने का इंतजाम पहले से कर लेना। ठीक है जी। अगले दिन शैलेश रास्ते से ही नीलेश को लेकर घर आता है। चल यार कुछ खा पी लेते, फिर आराम से बातें कर लेंगे। हाँ क्यों नहीं। अरे नैना, टेबल पर खाना ले आओ। ठीक है जी, अभी लाई। और बता यार, भाभी ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। और तू बता, तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है यार, बस खाने पीने के प्रोडक्ट्स की शुरुआत की, देखते क्या रिस्पॉन्स आता है। ये लीजिए, और हाँ मैं आपका पसंदीदा अचार भी लेकर आई हूँ। भैया आप भी लेंगे क्या? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। अगर ये अचार शैलेश का पसंदीदा है तो एक बार मैं भी इसे चखकर जरूर देखूंगा। हाँ क्यों नहीं, लीजिए ना, मैं आपकी प्लेट में परोस देती हूँ। अरे वाह भाभी, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी अचार है। क्या बात है, आपके हाथों में तो जादू है। शुक्रिया भैया। इस तरह से नीलेश को अब अचार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वो शैलेश के घर अक्सर आया जाया करता था। एक बार जब नैना के पास अचार नहीं होता तो नीलेश उसे अचार का सारा सामान ला कर दे देता और अचार बनाने को बोलता। कुछ दिन बाद जब वो वापस अचार के लिए आता है तब भाभी आपका अचार भी ले आना। अब बड़े दिन हो गए मैंने आपके अचार को नहीं चखा, आज तो मैं आपका अचार चख कर ही जाऊंगा। जी वो लेकर ही आ रही थी। वैसे आज मैंने अचार से ज्यादा टेस्टी कुछ बनाया है। आज मटर पनीर की सब्जी और पूरी बनी है, तो अचार को छोड़िए ना, इसे खाइए। नहीं भाभी, ये सब तो मैं रोज घर में खाता हूँ, पर जो आपका अचार है उसकी बात ही अलग है। मुझे आपका अचार ही खाना है, वो बड़ा ही अच्छा लगता है। अरे यार, नीलेश जी ने मुझे तो फंसा ही दिया। अब क्या करूं, अब मेरा वाला अचार देना ही पड़ेगा। अरे क्या हुआ भाभी जी, जल्दी करो ना, मुझे आपके अचार की तलब हो रही है। इस तरह से नैना ने नीलेश को अपना अचार लाकर दे दिया, लेकिन ये वाला अचार एकदम घटिया था, जिसकी वजह से नीलेश ने उसकी बुराई कर डाली। अपनी बुराई सुनकर नैना शर्मिंदा हो गई और उसने सच बता दिया। सॉरी जी, मैंने आप दोनों से झूठ बोला था कि वो पहले वाले अचार मैंने बनाए थे। दरअसल इस बार का अचार मैंने बनाया था, इसलिए आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया। सच कहूँ तो मुझे अचार बनाने ही नहीं आता। उधर देवरानी और जेठानी अपने पहले अचार से बोर होकर कुछ अलग ही सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि हम अपने अचार में कुछ और नयापन लाए क्या? क्या मतलब दीदी? मतलब कि जो हम बनाते हैं वैसा अचार तो हर कोई बना लेता है। मैं सोच रही थी कि हम अपने मसालों में कुछ और चीजें जोड़ें, जैसे उसका स्वाद और बढ़ जाए और हमें अचार बोर जैसा भी ना लगे। लेकिन हम अचार के मसाले में और क्या डाल सकते हैं? देखो, हम एक काम करते हैं, आम के छिलके को छीलकर उसे सुखाकर पीस लेते हैं और उसे मसाले में डालकर फिर अचार बनाकर देखते हैं। हाँ, एक बार तो कोशिश करने में क्या ही जाता है। लेकिन दीदी, पहले आप एक ही मटके में अपना जुगाड़ लगाकर देखो, क्या पता सभी को ऐसा अचार पसंद ना आए। हाँ, ये भी ठीक है। इस तरह से मोनिका ने एक मटके में अपने जुगाड़ वाला अचार बनाया तो लोगों ने थोड़ा बदलाव देखा। फिर कुछ दिन बाद कल्पना ने भी कुछ सोचा। दीदी, मैंने कुछ सोचा है, मैं आम की कच्ची गुठलियों को पीसकर उसे भी मसाले में मिलाकर देखती हूँ। हाँ क्यों नहीं, जब मैंने बनाकर देख लिया तो तू भी अपना कुछ बना लेना। हाँ दीदी, मैं तो सोच रही हूँ कि आपका भी अचार टेस्ट करके देख ही लेती हूँ। अरे कल्पना, तूने अपने जुगाड़ वाला अचार बनाया कि नहीं? हाँ दीदी, बना दिया, बस मैं आज खाने पर सभी को देने वाली हूँ। आप लोग भी मेरे अचार को स्वाद करके बताना। ठीक है, आज मैंने आप सभी के लिए अपने तरीके से कुछ अलग अचार बनाया है। आप लोग टेस्ट करके जरूर बताना कि कैसा बना है। हाँ क्यों नहीं, पहले थाली में अचार तो परोसो। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। वाह भाभी, आपने तो अचार में कुछ अलग ही स्वाद बना दिया है। सच में बहुत अच्छा बनाया अचार। शुक्रिया देवर जी।
कुछ दिन बाद जब सभी के लिए पन्ना बन रहा था तो ज्योति सबके लिए पन्ना बनाने में बिजी थी। दीदी, आज मैं सोच रही थी कि पन्ना में थोड़ा शहद डालकर देखते हैं। मीठा डालना ठीक रहेगा क्या? दीदी, एक बार शहद वाला पन्ना पीकर देखते हैं, क्या पता पसंद आ जाए। ज्योति, तुम बना लो पन्ना। बड़ी दीदी, पहले आप ही पीकर बताओ कैसा बना है। अरे, ये तो खट्टा मीठा सा स्वाद आ रहा है। अच्छा बना है यार, एकदम वैसा ही बना है जैसे मैंने अपनी कल्पना में सोचा था। इसलिए तो मेरा नाम कल्पना है, क्योंकि तू हर बात की कल्पना ज्यादा करती है। दीदी, एक बात कहूँ, अगर मैं भी इस पन्ने से अलग हांडी में अचार बनाऊं तो? वैसे आइडिया अच्छा है, अगर तूने इस पन्ने को अचार में मिला दिया तो अलग ही स्वाद आ जाएगा। कुछ दिन बाद ज्योति ने भी अपना अचार बना डाला। उसका अचार भी सभी को बहुत पसंद आया। एक दिन अचानक नीलेश उनके घर पहुंचता है। मोनिका, कल्पना और ज्योति जी, आप ही हो ना? हाँ जी, कहिए, आप कौन? मैं आपके पड़ोस में रहने वाली नैना जी का रिश्तेदार हूँ। एक बार भाभी ने मुझे आप ही के अचार खिलाए थे। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या आप मेरे लिए अचार बनाने का काम करेंगी? दरअसल मुझे आपका अचार मार्केट में उतारना है। इसके बदले मैं आपको अच्छे पैसे दूंगा। क्या हमारे अचार के बदले हमें पैसे मिल सकते हैं? जी बिल्कुल। तभी देवरानी और जेठानी के पति भी वहाँ पहुँच जाते हैं। आप कौन? ये हमारे पड़ोसी के रिश्तेदार हैं। ये अपने बिजनेस में हमारा अचार मांग रहे हैं और बदले में हमें पैसे भी दे रहे हैं। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ जी, अगर आपको एतराज ना हो तो आपकी पत्नियां मेरे लिए काम कर सकती है। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन हमारी घर की बहुएं काम करने बाहर नहीं जाती। अरे कोई बात नहीं, आप परेशान न होइए। इन लोगों को बस घर में अचार बनाना है, बाकी सामान मैं इन्हें लाकर खुद दे दूंगा। फिर तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी बहुएं आपके लिए काम जरूर करेंगी। इस तरह से मोनिका, कल्पना और ज्योति नीलेश के बिजनेस के लिए अलग अलग वैरायटी में अचार बनाने लगे। उनके अचार के स्वाद ने लोगों का मन लुभाया और नीलेश का बिजनेस एकदम से ऊपर उठ गया। इस तरह से मोनिका, कल्पना और ज्योति महीनों का 40,000 रुपए कमाने लगी। कुछ ही समय में उनके परिवार ने नया घर बनवा लिया और गांव में आराम की जिंदगी जीने लगे।